और महातबाही वाले देश तुर्की में सबसे पहले पहुंच गया है एबीपी न्यूज। तुर्की पहुंचने वाला देश का पहला चैनल है एबीपी न्यूज। कड़कड़ाती ठंड और मुश्किल हालात के बीच पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है। पश्चिम एशिया के देश तुर्की और सीरिया में भूकंप से ऐसी तबाही मची है कि पूरी मानवता निशब्द है। कुदरत के क्रोध के बाद हर तरफ दर्द का समंदर है। जरे जरे पर जख्मों के निशान है। अपनों की तलाश के लिए लोग भटक रहे हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया है। आशंका जताई जा रही है कि 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ताजा खबर यह है कि तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 6200 के पार पहुंच गई है। यह वो संख्या है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ तो आशंका जता रहा है कि ये मौत की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। मरने वालों की आशंका बहुत ज्यादा है। 32,000 मौत हो सकती हैं। ये 3 तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तुर्की की, जिसके अंदर राहत का काम चल रहा है और एक तरफ खंडर बना शहर है। भारत की भी 2 टीमें, एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं। लोगों को बचाने का काम जारी है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दर्जनों इमारतें, सैकड़ों इमारतें, बल्कि कहना चाहिए हजारों इमारतें ढह गईं और उसका मलबा हर तरफ नजर आ रहा है। मलबे से लोगों को बचाया जाना है, लेकिन कैसे बचाया जाए? सामग्री कम पड़ रही है, जो कर्मचारी हैं कम पड़ रहे हैं, काम करने वाली मशीनें कम नजर आ रही हैं। और इस सब की जो सच है, इसी को हम कह रहे हैं सबसे खौफनाक कवरेज, क्योंकि इस खौफ को हम आपको दिखा रहे हैं। आंखों देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। धरती पर सबसे बड़े महाविनाश की एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम तुर्की पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज तुर्की पहुंचने वाला देश का पहला न्यूज चैनल है जो दुश्वारियों को चीरकर भूकंप भूमि तक पहुंच गए। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट मान सिंह तुर्की पहुंच गए हैं और अब उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस्तांबुल से गाजियान्तेप जाने के रास्ते में बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बर्फबारी के कारण रफ्तार धीमी हो रही है, चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं आपको तापमान दिखाऊं अगर इस वक्त का, तो यहाँ पर ये -2 दिखा रहा है, लेकिन फील लाइक -7 है। यानी जो टेम्परेचर है इस समय वो फील लाइक -7 के बराबर है और लगभग उसका असर आप विंड स्क्रीन से बाहर देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और ऐसा लगता है जैसे कि ये सफेद जो बर्फ है ये बिल्कुल विंड स्क्रीन के ऊपर आके जम जाना चाहती है, आपका रास्ता रोकना चाहती है। लेकिन इस पूरे रास्ते के अंदर हमें जितने भी वाहन दिख रहे हैं उसमें मदद और इमदाद के वाहन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। भारी मशीनरी और कंटेनर्स जो हैं वो इस पूरे रास्ते के अंदर, जो अंतेप का इलाका है या गाजियान्तेप का इलाका है, हते का इलाका है, दयार बाकिर का इलाका है, उन तमाम इलाकों में ख़ास तौर पर जो कि भूकंप प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर तेज़ी से ये तमाम सामान जो है ये उस तरफ भेजे जा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये बर्फबारी लगातार हो रही है। जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जो राहत और बचाव का काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए कितनी मुश्किलें आ रही होंगी उस जगह पर जहां पर राहत और बचाव का काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। हम उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, जब हम वहां पहुंच सकें और आपको दिखा सकें कि किस तरीके से ये पूरा बचाव का मिशन तुर्की में चल रहा है। एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचने की कोशिश में है जहां यह पूरा हादसा हुआ है। सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम उस जगह तक पहुंच रही है ताकि पल पल का अपडेट हम आपको दे सकें। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको और बता दें कि जो ताजा आंकड़ा आया है वो ये है कि मरने वालों की संख्या 6500 हो गई है। 6500 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। संवाददाता प्रणय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आशंका है कि 32,000 तक जा सकता है, डब्ल्यूएचओ ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, और इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता मनीष कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। ये त्रासदी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि तुर्की में भी लोगों का, इससे जब हमने बात की तो लोगों का कहना था कि 1999 के भूकंप से भी कहीं ज़्यादा भीषण और भयावह भूकंप है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मनीष, इस वक्त हम रास्ते में हैं। अब इस पूरे रास्ते के अंदर अगर कोई वाहनों का काफिला हमें दिखता है तो उसके अंदर अधिकतर जो है वो भारी मशीनरी और राहत सामग्री जाती हुई नजर आ रही है। एयरपोर्ट बंद है। जो गाजियान्तेप का इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, या कैरामान मारास का इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, आदा का इलाका है, वो तमाम इलाके जो हैं वहाँ के एयरपोर्ट बंद हैं और इसीलिए सड़क के रास्ते वो तमाम राहत सामग्री जा रही है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। करीब 10 शहर अकेले तुर्की के ऐसे हैं जो कि इस भूकंप से बेहद प्रभावित हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि गाजियान्तेप का, जहाँ की इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा था, जो 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर आया था, उस भूकंप में मनीष यहाँ पर 20 लाख की आबादी वाला शहर जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है।
पूरी तरीके से तबाह हो गया और आफ्टर शॉक्स ने उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि 7.7 के भूकंप के बाद में 7.4 के आफ्टर शॉक का आना, यानी जो इस तरीके से माना जाए कि जो इमारतें जर्जर हो चुकी थी उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया इस भूकंप ने। और इस भूकंप के अंदर जो एक बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ी त्रासदी जो बन रही है वो मौसम की मार भी है, क्योंकि इस समय मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में राहत और बचाव के काम के अंदर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम जिस तरफ रास्ते में बढ़ रहे हैं, आप देखिए इस समय जब हम लाइव हैं उस समय भी बाहर बर्फबारी हो रही है और जो बर्फबारी है वो रह रह के तेज हो जाती है इस पूरे इलाके के अंदर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में राहत और बचाव करने वाली जो टीमें वहां पर मौजूद होंगी, जो गाजियांतेप के इलाके में है या दायर बकीर के इलाके के अंदर मौजूद हैं, जो हते के इलाके के अंदर मौजूद हैं, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि यह इस तरीके का राहत और बचाव का काम रात दिन चलता है। ऐसे में जबकि बिजली के कनेक्शन, जो पानी की सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में जो मेडिकल टीमें हैं उनको अपनी जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टैब्लिश करने की चुनौती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना मुश्किल का इलाका होगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर अभी हम जिस जगह पर हैं, यहां से ये जो इलाका है जहां पर हमने अपना डेस्टिनेशन सेट किया है, उसके आसपास के इलाके को अगर आप मैं मैप पे दिखा सकूं तो ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये वो रेड डॉट्स के इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और यहां पर रास्ते टूट चुके हैं। यहां पर ये पूरा रास्ता जो है ये आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। ये रेड डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, यानी ये रास्ते अब इस्तेमाल के लिए योग्य नहीं है। ये तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हैं। कई हाईवे जो हैं वो टूट गए हैं और इसीलिए हमको भी दूसरे रास्ते से इस समय जाना पड़ रहा है। हमें लगातार अलर्ट भी दिया गया, ये जानकारी भी दी गई मनीष के हो सकता है कि हमें रास्ता और बदलना पड़े, गाँव के अंदर से जाना पड़े, क्योंकि कई जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, कई जगह पे हैं तबाही के मंजर हैं, कई जगह पे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो मिलिट्री है, उसने भी रास्तों को ब्लॉक किया है। क्योंकि फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है कि राहत सामग्री जो है, बचाव टीमें जो हैं वो उस जगह तक पहुंच सकें। जहां तक भारत की टीम का सवाल है, मैं आपको बता दूं मनीष की भारत के 106 एनडीआरएफ कर्मियों, जो डॉग स्क्वाड्स की टीम है, वो गाजियांतेप पहुंच चुकी है, जो सबसे प्रभावित इलाका है वहां पर पहुंच चुकी है। उसने अपना रेस्क्यू मिशन का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो भारतीय सेना की जो मेडिकल टीम है वो भी उस इलाके के अंदर पहुंची गई है और इसके साथ ही जो भारत की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई गई थी वो उस जगह पर पहुंचा दी गई है और डिप्लॉय किया जा रहा है उन तमाम लोगों को भी। और हर कोशिश हो रही है, हमने भी जब उनसे बात की, जो भारतीय सुरक्षाकर्मी, भारतीय रक्षाकर्मी यहाँ पर आए हैं, एनडीआरएफ की टीम आई है, उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी जिंदगियों को बचा सकें उनमें उनको हम बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किल के इस वक्त में भारत की तरफ से जिस तरीके से न केवल हाथ है मनीष, तत्काल भारत ने राहत की सामग्री, आप देखें कि महज 48 घंटे के भीतर भारत की जो टीमें हैं वो उस जगह पर डिप्लॉय हो चुकी हैं। और आप देखें कि ये जो तमाम टीमें हैं, इसके साथ साथ भारत ने ये भरोसा भी दिलाया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो और टीमों को भेजा जा सकता है। एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें, इस वक्त एक और आंकड़ा आ रहा है। 32,000 मौत की आशंका थी जो बढ़कर 35,000 तक पहुंच गई है। भूकंप से करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित हैं और जो ताजा आंकड़ा आ रहा है वो हो गया है 6,500। ये वो लोग हैं जिन्हें मलबे से निकाला गया है, जो वो शव मिले हैं, जो लाश मिली है मलबे के नीचे दबी हुई। लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इमारतों को हटाने का काम जारी है, मलबे को हटाने का काम जारी है। जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, बड़ी हुई संख्या नजर आ रही है। डब्ल्यूएचओ को आशंका है कि ये आंकड़ा 35,000 तक जा सकता है। तुर्की में आपातकाल लग चुका है, 3 महीने के लिए आपातकाल लगा चुका है उन जगहों पर जहां पर भूकंप आया। पूरी कोशिश की जा रही है कि भूकंप के केंद्र गाजियांतेप में राहत पहुंचाई जा सके। भूकंप से कांपे तुर्की के सामने इस समय राहत और बचाव के काम में एक बड़ी चुनौती बर्फबारी भी बन रही है। इस समय इस्तांबुल से गाजियांतेप की तरफ जाने वाले रास्ते में हमें चलते हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ पर सड़कों पर इस समय बर्फ के साथ साथ वाहन कम नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर पैसेंजर वाहनों की बात करें तो। और जो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो इस तरीके के भारी वाहन नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं, राहत सामग्रियां नजर आ रही हैं। ये बड़े वाहन यहाँ से जा रहे हैं उन इलाकों की तरफ जो भूकंप से प्रभावित हैं खास तौर पर, और ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जो कि मलबे को हटाने के अंदर काम आते हैं। साथ ही यहाँ पर कतार देखी जा सकती है कि किस तरीके से बर्फ को हटाने वाले जो भारी वाहन हैं उनकी भी कतार को यहाँ पे खड़ा रखा गया है। यहाँ से आगे की तरफ बर्फबारी ज़्यादा है और इसीलिए ये तमाम वाहन जो हैं ये भी आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ बर्फ के कारण रास्ते में जो रसद पहुँचाने की कोशिशें हैं, राहत पहुँचाने की कोशिशें हैं, वो कोशिशें कम न हो सके, उनकी रफ्तार न थम पाए। और इसीलिए जो राहत सामग्री के ट्रक हैं वो लगातार इस सड़क के ऊपर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उस जगह तक पहुँच सकें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ
जलजले का कहर, भूकंप का कहर सबसे ज़्यादा बरपा है, सबसे ज़्यादा जिंदगियां जिसने तबाह की हैं। और हम आपको अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तुर्की का दर्द सामने आ रहा है, किस तरीके से दुनिया के तमाम देश मदद के लिए आए हैं और भारत की टीमें भी कैसे और कहां पहुंची हैं और किस तरीके से जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो पढ़ने की रिपोर्ट में हमने देखा किस तरह की दुश्वारियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। और एक दुश्वारी और है, जब हम पढ़ने से बात करें तो हमें समझ में आया कि बात करते करते अचानक से कनेक्शन कट गया, मुश्किल हालात हैं। पढ़ने हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। पढ़ने, अभी क्या अपडेट है? आप लगातार उस रास्ते पर जा रहे हैं। हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी कि तमाम तरह की मशीनें हैं जिनको भेजा जा रहा है, तमाम तरह की दुनिया के देशों से भी राहत सामग्री जा रही है। और आप पूरे रास्ते के अंदर आपको किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था मनीष कि इस पूरे रास्ते के अंदर लगातार जो आपको वाहनों का काफिला दिख रहा है, उसके अंदर राहत की सामग्री, उसमें जो मशीनें हैं, हैवी मशीनरी हैं, वही ज़्यादा नज़र आ रही हैं। टेम्प्रेरी शेल्टर्स के लिए जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। कई लोग प्राइवेट वाहन से भी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट का जो नज़ारा हमने पहुँचते ही सबसे पहले देखा था, एक पूरा बड़ा एरिया जो था वो वॉलंटियर्स के लिए रिजर्व किया गया था, जहाँ जो लोग राहत बचाव के काम के अंदर मदद के लिए आना चाहते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर शामिल होना चाहते हैं, उनको वहां वॉलंटियर्स की तरह अलॉट किया जा रहा था। अलग अलग इलाकों के अंदर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें वहां से भेजा जा रहा था। इसके अलावा हैवी मशीनरी यहां से भेजी जा रही है। और भारत की टीम का जहां तक सवाल है, भारत के 106 एनडीआरएफ के कर्मियों की टीम जो है वो गाजियान्तेप पहुंच चुकी है। गाजियान्तेप वो इलाका है मनीष जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। करीब 20 लाख की आबादी का ये शहर जो है ये लगभग इस समय खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान इसी इलाके के अंदर हुआ है। हमने जब भारत की जो एनडीआरएफ की टीम है उससे संपर्क किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि हम इस उम्मीद के साथ उस जगह पर पहुंच रहे हैं कि जितनी जिंदगियों को हम बचा सकें, हमारा अनुभव अगर काम आ सके तो हम वो कोशिश करना चाहते हैं। भारत का डॉग स्क्वाड जो एनडीआरएफ की टीम के साथ है वो वहां पहुंचा है। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती मनीष इस चीज को लेकर है क्योंकि समय का बीतता हुआ हर एक घंटा जो है उन जिंदगियों के लिए संकट बढ़ा रहा है जो मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। जितनी जल्दी हो सकता है लोगों को निकालने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में हर क्षण बहुत कीमती होता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब नन्हे बच्चों को भी इन बिल्डिंग्स के सुरक्षित निकाला गया, उन लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में हर किसी की कोशिश यही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बन रही है रास्ते टूटे हुए हैं, सिविल एविएशन के लिंक टूटे हुए हैं, यानी एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, जो हाईवेज हैं वहां बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और उसके कारण लोगों के और वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो रही है। हमें भी यह बात बताया गया है कि इस रास्ते में, जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, इसमें कई जगह हो सकता है कि हमें हाईवे छोड़कर गांवों के रास्ते से अंदर जाना पड़े, क्योंकि कई जगह रास्ते टूटे हुए हैं। और ऐसे में यही सामग्री, यही जो चिंता है, यही जो परेशानी है, ये उन लोगों तक जो राहत पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती इस चीज को लेकर भी है क्योंकि अगर इसमें देरी होती है, अगर मलबे के अंदर जो बॉडीज फंसी हुई हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि ऐसे में बीमारियां फैलने की आशंका होती है, बहुत सारी दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, ये जो बड़ी चुनौतियां होती हैं, जो लोग वहां रह गए हैं उनके लिए समस्या होती है। मौसम का जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था मनीष, मौसम यहाँ पर बेहद खराब है। इस समय जो बाहर का तापमान है वो -3 डिग्री है और जो कि -8 डिग्री जो है वो फील लाइक है, यानी जो बाहर सर्दी है वो ऐसा महसूस हो रही है जैसे -8 के बराबर का तापमान हो। लगातार बर्फबारी हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मनीष के ऐसे में जो राहत और बचाव कर्मी है, जो कि 24/7 यानी हर 24 घंटे जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगियों को बचाया जा सके, उनके सामने किस कदर मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। हम भी ये सोचते हुए वहां तक जा रहे हैं कि जाने किस तरीके की तबाही का मंजर वहां देखने को मिलेगा। और ये बेहद भीषण त्रासदी है जिसका आंकड़े का जिक्र आप कर रहे थे मनीष। ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर WHO ये कह रहा है कि करोड़ों के अंदर लोग प्रभावित हुए हैं इस इलाके के अंदर, और अगर आप देखें इसका दायरा केवल तुर्की तक सीमित नहीं है, बल्कि जॉर्डन के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, यहाँ इसके अलावा साइप्रस के अंदर, इन तमाम इलाकों के अंदर, और खासतौर पर तुर्की और सीरिया की बॉर्डर्स में, सीरिया में अलेप्पो नाम का जो शहर है वो भीषण रूप से प्रभावित हुआ है इस भूकंप के कारण, जो कि गाजियान्तेप के इलाके के अंदर आया। बड़ा अपडेट देते पड़े आपको, जिस तबाही की आप बता रहे हैं ये सही में कितनी बड़ी तबाही, आंकड़े भी इसको बता रहे हैं। ये आंकड़े कहना छोटी शब्द, पूरी मानवता निशब्द हो गई है। सिर्फ तुर्की में 60,000 मौतों की आशंका जताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले WHO का बयान आया था
था इसमें 35,000 मौत की बात थी, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इमारतों से मलबा जैसे जैसे हट रहा है ये आंकड़े भी बढ़ते आ रहे हैं। 60,000 मौतों की आशंका, और यही वजह है कि भारत ने अपना जो साजो सामग्री है, रस सामग्री है, तुर्की भेजी है, जिसके अंदर 4 वायुसेना के प्लेन भेजे गए हैं और जिसमें 99 जो टीम है, जिसमें मेडिकल टीम है, जिसके अंदर नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको भेजा गया है ताकि तत्काल रूप से वहां पे जो बचे हुए हैं, जो घायल हैं, उनको भी बचाया जा सके। वहीं जो एनडीआरएफ की 2 टीमें पहले ही पहुंची हुई हैं जो मलबे से निकालने के काम में लगी हैं। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस सर्दी की हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वहां बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर -2 है और फील लाइक -8 है, यानी बहुत ज्यादा है कि आदमी बाहर होगा तो जम जाएगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी। और ऐसे में जो बहुत बड़ी समस्या है ये राहत कर्मियों के सामने कि मलबे में से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, जल्द से जल्द निकाला जाए। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह बन रही है मनीष कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मौसम इस समय जो है एक बड़ी चुनौती बन रहा है। एक तरफ जलजले का कहर, एक तरफ भूकंप का कहर, दूसरी तरफ राहत और बचाव की टीमों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है मलबे को हटाने की और उसको 24/7 यानी 24 घंटे इस ऑपरेशन को जारी रखने की। आपको मौसम की चुनौती के जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर बर्फबारी होती रहती है, अगर इसी तरीके से तापमान जो है वो लगातार माइनस के नीचे बना रहता है, तो ऐसे में राहत बचाव कर्मियों के सामने भी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं और ऐसे में हर घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है जो व्यक्ति मलबे के नीचे दबा हो। और यही वजह है कि यह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो भारतीय टीम यहां पर पहुंची, मैंने जिक्र किया आपसे कि हमने जब उनसे संपर्क किया तो उनका भी यही कहना था कि हम इसी कोशिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ वहां पहुंच रहे हैं कि अगर हमारी कोशिशों से कोई जिंदगी बच सके तो हम पूरी कोशिश करना चाहेंगे। जो भारतीय डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है वो स्पेशली इस बात के लिए ट्रेंड है। इसके अलावा जो भारतीय आगरा के फील्ड हॉस्पिटल की जो पैरामेडिक्स पहुंचे हैं, डॉक्टर्स पहुंचे हैं, भारत ने जिन टीमों को भेजा है उसको भी अगर आप कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यानी हड्डी की चोटें भूकंप में आमतौर पर सबसे ज्यादा होती हैं और ऐसे में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनकी टीम पहुंची गई है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो हैं वो भारत ने पहुंचाए हैं। इसके अलावा दवाएं भारत की तरफ से पहुंचाई गई हैं और भारत ये सहायता पहुंचाने वाला अकेला देश नहीं है। दुनिया के 84 देशों ने अपनी मदद पहुंचाई है तुर्की के लिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं मदद के इस आंकड़े से भी कि ये त्रासदी कितनी भीषण है, कितनी बड़ी है। और अभी तो इसका आकलन भी करना मुश्किल है। हम ये सोचते हुए जब वहां बढ़ रहे हैं कि पता नहीं तबाही का क्या मंजर हमें देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम भारत में तमाम दर्शकों तक वो चीज़ें पहुंचा सकें, वो तस्वीरें दिखा सकें और क्यों आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने बिना देर लगाए राहत और सामग्री पहुंचाने का फैसला लिया। इस बात का आकलन, इस बात का अंदेशा इसी चीज़ से लग गया था कि ये तबाही बहुत बड़ी हो सकती है, मरने वालों का आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि 6 फरवरी को सुबह 4:07 का वो वक्त था जब ये जलजला आया, जब ये भूकंप आया और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स थे। मनीष, सबसे ज़्यादा इसमें चिंताजनक बात यह है कि आफ्टर शॉक्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जितना नुकसान भूकंप के झटकों से नहीं हुआ उसके बाद आफ्टर शॉक्स से हुआ और ये आफ्टर शॉक्स आमतौर पर देखने को मिलता है कि भूकंप जो है उसके बाद आफ्टर शॉक्स तुर्की पहुंचने वाला देश का पहला न्यूज चैनल है और हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार -2 डिग्री से आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की के महाविनाश की तस्वीरें भेज रहे हैं। रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तुर्की के महाविनाश की सबसे खौफनाक कवरेज, खौफनाक इसलिए, खौफनाक हमारे लिए भी, हमारे रिपोर्टर के लिए भी है। जो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं तुर्की के अंदर वो दिल दहला देने वाली हैं। ऐसा इतिहास में नहीं सुना गया है। जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लगातार। अब जो आशंका जताई जा रही है 67,000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जो पुष्टि है मरने वालों की वो कम है, 6,500 लोगों की पुष्टि हुई है, लेकिन मलबे के नीचे लोग इतने ज्यादा दबे हुए हैं और इन्हीं सबको हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्की के सच को पढ़ें, हमारे साथ हैं पढ़ें। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है उस जगह तक पहुंचना और वहां राहत पहुंचाना, वो भी ऐसे मौसम में जहां इंसान जम जाए। बिल्कुल मनीष, सबसे बड़ी चुनौती तुर्की के सामने ही नहीं, जो तमाम टीमें वहां पहुंच रही हैं, दुनिया के अन्य देशों की तरफ से भी जो टीमें वहां आ रही हैं उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती इस समय हो रही है कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जाए, वो जो साजो सामान है वो कैसे पहुंचा जाए। और ये जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 1 सेकंड के तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जो आपने तस्वीरें भेजी हैं ये वो तस्वीरें देखिए, कार के अंदर से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें, कैसे बर्फ सड़क पर दिखाई दे रही है। ये खौफनाक तस्वीरें हैं, खौफनाक नहीं होती, हो सकता है खूबसूरत लगती
खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन तुर्की का जो माहौल है उसके हिसाब से यह खौफनाक है, क्योंकि राहत पहुंचानी है उस जगह तक जहां आशंका जताई जा रही है कि 67,000 लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन राहत पहुंचे कैसे? ये देखिए, रात के अंधेरे में बर्फ आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंकारा के रास्ते में हैं, जहां पर भूकंप भूमि तक हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय पहुंच रहे हैं। प्रणय, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे कार के अंदर पूरी बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है हर तरफ। बिल्कुल, बर्फबारी जो है इस समय फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए रुकी है, लेकिन आप मेरी विंडस्क्रीन के ऊपर देख सकें, ये जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं इसे हाथ भी टच करता हूं तो ये मेरा हाथ जो है वो एकदम ठंडा हो जाता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो गाड़ी में टेम्परेचर नजर आ रहा है वो इस समय -7 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है, जो इसके स्पीडोमीटर के ऊपर टेम्परेचर नजर आ रहा है। और ये जो समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है, और यही वजह है मनीष की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर घंटे के अंदर जिंदगियों को बचाने की जो कोशिश है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 लाख की आबादी का अकेला शहर गाजियान्तेप था। इसके अलावा अदाना, इसके अलावा दयारबकर, मालेते, इसके अलावा हाते, ये जो तमाम शहर हैं जो अकेले तुर्की के शहर हैं, 10 शहर तुर्की के प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए ये बताया जा रहा है, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि ये मौत का आंकड़ा आखिर तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है कि एक तरफ वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, कई इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं, और अगर मौसम ठीक होता तो शायद ये राहत सामग्री जल्दी पहुंच जाती। एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं, इसलिए एयर ऑपरेशंस भी उसके अंदर मुश्किलें आ रही हैं, और सड़क के रास्ते तक पहुंचने में इस्तांबुल से जहां से हम रवाना हुए 1100 किलोमीटर यानी करीब 1100 किलोमीटर ज़्यादा का सफर जो है वो हमें तय करना है। पूरी रात चलने के बाद हमारी बात करें, राहत की सामग्री पहुंचाने की कोशिश है। 84 देश भले लगे हों, लेकिन भारत ने सबसे पहले राहत पहुंचाने की कोशिश की है। 4 विमानों से राहत भेजी है, एक और विमान हमारा राहत सामग्री लेके अंकारा पहुंचा है, और यहां से राहत सामग्री उस जगह तक पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही है वो यही है कि बर्फ पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा, मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, भारत से एक और विमान राहत सामग्रियों से भरा हुआ ये भेजा जा रहा है, और ताकि वहां मदद पहुंचाई जा सके। उन लोगों को टेंट की जरूरत है, उन लोगों को खाने पीने की जरूरत है, जो उसका इंतजाम करना बड़ा मुश्किल है। 10 शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए। जी प्रणय, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कितनी ठंड है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और लगातार हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, प्रणय वो शख्स हैं जो सबसे पहले न्यूज चैनल्स में पहुंचे हैं तुर्की, और सबसे पहले रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। एपी न्यूज देश का पहला चैनल है जो तुर्की पहुंचा है, और लगातार आपको लाइव चीजें दिखा रहा है, आंखों देखी दिखा रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।